जय हिंद, गुड इवनिंग सभी लोगों को। देखिए, हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। जो लाइफ का प्रोसेस हो रहा है वही हमको समझना है। अब आपके लाइफ का प्रोसेस नहीं समझना है, यहाँ पे हमको समझना है प्रकाश संश्लेषण की मौलिक आवश्यकताओं के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझना है। आपके प्रोसेस के बारे में बाद में कभी समझ लिया जाएगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की मौलिक आवश्यकताओं के बारे में आज हमको समझना है। पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे पत्ती के संरचना के बारे में और स्टोमाटा के बारे में। आपको क्लास को बस ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना है। जानते हैं क्यों? ऐसे अगर आप बेमन के देखेंगे क्लास ना तो समझ में नहीं आता है कुछ भी। तो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपके माइंड में कुछ बैठेगा ही नहीं, और नहीं बैठेगा तो एग्जाम में जाएंगे तो सोचने लगेंगे क्या पढ़ाए थे, पढ़ तो रहे थे लेकिन सोच रहे थे उसके बारे में तो समझ में नहीं आया था, ऐसा सोचेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए आपको कंसंट्रेशन से देखना है। हमको अपने सपनों को पूरा करना है तो क्या करना होगा? उसको कंसंट्रेशन से हमको मेहनत करके और तब जाकर के अपने सपनों को पूरा करना होगा, सच करना होगा, तब हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। मंजिल मिलेगी जरूर, तुम चलो तो सही, आएंगी मुश्किलें बहुत सी राहों में, तुम लड़ो तो सही, हताश होने से ख्वाब पूरे नहीं होते, कोशिश करें अगर तो कुछ भी अधूरे नहीं होते, मुर्दे को जगाने की तमन्ना भी सही, तुम शुरू तो करो और चलो तो सही। तो इसी के साथ चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्लास को शुरू कर लिया जाए तभी तो जिंदगी को शुरू किया जाएगा। अभी पिछले लेक्चर का पहले हम रिवीजन करते हैं। पहले हम क्या देखेंगे? देखिए, हम पहले पढ़े थे कि जैसे हमारे ऊपर चमड़े की कवरिंग है, मांस की कवरिंग है, वैसे पत्ते के ऊपर क्या होता है? कवरिंग होती है, डबल लेयर कवरिंग होती है। पहले किसका कवर लगा होता है? एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस का कवर जो है, एपिडर्मिस कोशिका का कवर पत्ते के चारों तरफ लगा होता है, और एपिडर्मिस के ऊपर लेमिनेशन लगा होता है, एक झिल्ली का, पतली सी झिल्ली का, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मेम्ब्रेन। ठीक समझ में आया? अब ये जो है एपिडर्मिस की कोशिका जो है और क्रिटिकल मेम्ब्रेन जो है एक पत्ते को कवरिंग कर ली, जैसे हमारा कवर है। हमारे अंदर कवरिंग के अंदर जैसे चमड़े और मांस के अंदर हड्डियां होती हैं, वैसे ही पत्ते की कवरिंग के अंदर क्या है? तो मेसोफिल सेल्स हैं। और ये मेसोफिल सेल्स आपको दिख रहे हैं, दो तरह के हैं। एक खंभे के आकार का है, आप देख पा रहे होंगे, एक खंभे के आकार का मेसोफिल सेल्स है, और एक गोलाकार या ऐसे इरेगुलर टाइप का है। ठीक ऐसे देख पा रहे होंगे, इस तरह के मेसोफिल सेल्स है। अब ये मेसोफिल सेल्स आप देख रहे होंगे तो इसको बोलते हैं, जो लंबी कोशिका है उसको बोलते हैं पेलिसैड पैरेन्काइमा, और जो ये दोनों तरह की कोशिकाएं, इसके अलावा जो भी कोशिकाएं हैं उनको बोलते हैं स्पंज पैरेन्काइमा। इस पेलिसैड पैरेन्काइमा कोशिका को स्तंभ कोशिका भी बोलते हैं, यानी ये खंभे के आकार की कोशिका, इसलिए इसको स्तंभ कोशिका। इन दोनों कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट भर भर के रहता है, खूब ज्यादा मात्रा में क्लोरोप्लास्ट रहता है। अभी क्लोरोप्लास्ट से हमको क्या मतलब है अभी हम इसी वीडियो में समझेंगे। अब यहाँ पे पेलिसैड पैरेन्काइमा और स्पंज पैरेन्काइमा दोनों में क्लोरोप्लास्ट खूब भर भर के रहता है, खूब भर भर के रहेगा। ठीक, उसके बाद हम देखे थे कि ये जो दोनों कोशिकाएं हैं, इसके अलावा भी एक जगह क्लोरोप्लास्ट होता है, और वो क्या है? जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, किसकी? स्टोमाटा की। ये द्वार कोशिकाएं, इनमें क्लोरोप्लास्ट परिधि पे भर भर के रहता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट परिधि पे भर भर के रहता है। ये जो है, ये आप देख पा रहे होंगे स्टोमाटा का इमेज। ये दोनों के बारे में हम पढ़े थे। ठीक, हम देखे थे कि पत्तियों के अंदर वायु कोश भी होता है। वायु कोश में कार्बन डाइऑक्साइड आता है जो बाहर से, वही रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को रखने के लिए जगह होता है, जिसको हम वायु कोश बोलते हैं। ये जो है पत्तियों के ऊपर छेद होता है, जिसको हम स्टोमाटा बोलते हैं, यानी पड़रंध्र बोलते हैं। ऊपर देखेंगे छोटे छोटे पत्तियों के ऊपर छेद, नीचे देखेंगे और ज्यादा छेद रहते हैं। देखिए, पत्तियों के ऊपर जो पड़रंध्रों की संख्या वो कम होती है और नीचे ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि जल हानि की क्रिया जो है कम से कम हो सके। जल हानि की क्रिया के बारे में हम समझेंगे। जब पत्तियों से जल जो है भाप बन के उड़ने लगता है ना, तो उसी को जल हानि की क्रिया बोलते हैं। तो मान लीजिए छेद खुला रहेगा तो ज्यादा भाप उड़ेगा, और बंद हो जाएगा तो भाप कम बनेगा, भाप तो बनेगा लेकिन उड़ेगा कम। समझ रहे हैं? जैसे ढक्कन से ढक देते हैं भगवाना तसली वगैरह को, जिसमें पानी रहता है, तो उससे कम भाप उड़ता है, उसमें बनता है भाप, उड़ता कम है। तो वैसे ही पत्तियों का अगर जो रंध्र है वो बंद हो जाएगा तो जल हानि की क्रिया कम होगी, पानी जो है वाष्प बन के कम उड़ेगा। तो इसके लिए ये जो रंध्र होते हैं ये खुलते और बंद होते हैं। कब खुलते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तब ये रंध्र खुलते हैं, ये स्टोमाटा खुलते हैं, और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होना होता है तब ये रंध्र बंद हो जाता है।
और ये बंद और खुलता कैसे है, तो हम बताए थे कि बंद होता है कैसे, तो जब इसमें से पानी निकल जाएगा, पानी कम हो जाएगा, जब एक कोशिका जो है द्वार कोशिका, दोनों तरफ की द्वार कोशिकाएं, जो सेम के बीच के आकार की दोनों कोशिकाएं दिख रही है ना, वो द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं जो है इसमें पानी की कमी हो जाती है, जब ये पिचक जाती हैं मतलब कि सिकुड़ जाती हैं, तब ये बंद हो जाती हैं। और जब ये फुली रहती हैं तो अपने आकार में रहती हैं, इसे सेम के बीच के आकार की, और इसलिए बीच का जो दरवाजा है इनका खुला रहता है। तो इस तरह से ये स्टोमाटा जो है खुलता और बंद होता है। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम प्रकाश संश्लेषण की मौलिक आवश्यकताओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की मौलिक आवश्यकताएं क्या क्या है? इसका मतलब ये है ना बाबू, प्रकाश संश्लेषण की मौलिक आवश्यकता का मतलब ये है कि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या क्या जरूरी है। जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, हमको आटा चाहिए, सब्जी चाहिए, ये सब चाहिए ना। वैसे ही जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो हमको मेनली 4 चीजों की जरूरत होती है, और पहला होता है उसमें क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, इसको हम थोड़ा ब्लैक से लिखते हैं। क्लोरोफिल पहला क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल जो होता है ये वड़क होता है। वड़क मतलब कि पत्तों को रंग देता है। आप पढ़ते होंगे, छोटे क्लास में याद करते होंगे जीके में, क्लोरोफिल जो है पत्तियों को रंग को हरा करता है, क्लोरोफिल पत्तियों के रंग को हरा करता है, ऐसे पढ़ते थे ना। और जाके क्लास में जीके पूछते थे खड़े होकर के, बताओ पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो कोई जवाब दे देता था क्लोरोफिल के कारण होता है। समझ में आया? तो यही जो है क्लोरोफिल के बारे में हमको पढ़ना है। फिर हमको क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। ये हम सब चीजें आपको बता चुके हैं क्या क्या चाहिए होता है। सूर्य का प्रकाश। हमको तीसरा चीज क्या चाहिए? 4 चीजें मेनली जरूरी होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए यानी CO2 चाहिए, और चौथा क्या चाहिए? जल चाहिए यानी H2O चाहिए। ये 4 चीजें हमको प्रकाश संश्लेषण में जरूरी होती हैं। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो पौधा जो पेड़ पौधा हरा ही नहीं होगा, कैसे कि यही रंग देता है। और हम आपको बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण जो है केवल पेड़ पौधों के हरे भाग में होता है। समझ में आया? पेड़ पौधों के हरे भाग में होता है। अब मान लीजिए आप घर बनवा लिए, बस रहने के लिए बनवाए, खाना वाना बनाने के लिए नहीं, तो किचन हटा दिए, गैस चूल्हा हटा दिए, सब कुछ हटा दिए, तो आपके घर में खाना बन पाएगा नहीं। बनाने के लिए पहले लाना पड़ेगा सब कुछ। वैसे ही पेड़ पौधों के जो हरे भाग होते हैं बस उसी में भोजन बन सकता है। अगर हरे भाग को हटा दीजिए तो भोजन नहीं बनेगा। तो क्लोरोफिल जो है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है। पहले एक एक के बारे में समझते हैं कि क्लोरोफिल आखिर होता कहाँ पे है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है पत्तों में। अभी तक हम पत्तों का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिए, लेकिन हमको क्लोरोफिल कहीं नजर नहीं आया। ये बहुत जगह छुप के बैठा है, बहुत जगह छुप के बैठा है, पत्ते में और हरे भागों में। चलिए बताते हैं कहाँ कहाँ छुप के बैठा है। ये छुप के बैठा होता है क्लोरोफिल। देखिए हम आपको अभी बताए हैं कि जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, पत्तियों के जो कवरिंग के बीच में जो सेल्स है, खंभाकार यानी स्तंभाकार, और गोल गोल जो सेल्स हैं स्पंज पैरेन्काइमा, इन दोनों कोशिकाओं में भर भर के क्लोरोप्लास्ट होता है। बताए हैं कि नहीं बताए? ये जो बनाए थे कोशिका, इसमें बोले हैं कि इसमें भर भर के क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें भर भर के क्लोरोप्लास्ट होता है, और द्वार कोशिकाओं में भी भर भर के क्लोरोप्लास्ट होता है। तो अगर आप क्लोरोप्लास्ट का संरचना, क्लोरोप्लास्ट के बारे में अगर आप क्लास 9th में पढ़े हुए हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कहाँ पे, मतलब कहाँ पे क्लोरोफिल है। वो लोग जानते होंगे पहले से, हमारे बताने से पहले, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको हम बता देते हैं। देखिए क्लोरोप्लास्ट ऐसा कुछ दिखाई देता है। कहाँ गया? हाँ, ये ऐसा कुछ दिखाई देता है। हम क्या बनाए थे? ये जो है पेलिसैड पैरेन्काइमा, यानी कि ये मान लीजिए एक कोशिका, स्तंभ कोशिका, और ये एक स्पंज कोशिका है। इन दोनों कोशिकाओं में भर भर के क्लोरोप्लास्ट है। ये छोटे छोटे हमको दिख रहे थे। क्यों छोटे छोटे दिख रहे थे? क्योंकि इन कोशिकाओं के अंदर हम उतना जूम नहीं किए थे, बस कोशिकाओं को देखने के लिए जूम किए थे। अब हम इसको, एक क्लोरोप्लास्ट को यहाँ से निकालते हैं और जूम करके देखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट को जब हम जूम करके देखते हैं ना बाबू, तो हमको इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आप इसको बनाइए, कहाँ से कि बनाना पड़ेगा आपको, ठीक, बनाना पड़ेगा, अभी स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है ये दोहरी झिल्ली का होता है। क्या बोले? क्लोरोप्लास्ट जो है दोहरी झिल्ली आवरण का होता है।
मतलब क्लोरोप्लास्ट की भी 2 कवर होती हैं, जैसे हमारा 2 कवर है, पत्तियों का 2 कवर है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट का 2 कवर है। वह 2 कवरिंग आपको दिख रहा होगा इमेज में, समझ में आ रहा है। अब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमको दिखता है क्या, ग्रेना दिखता है। और ग्रेना किससे बनाते हैं, इसको हम थोड़ा सा ब्लू मार्कर से बनाते हैं। ग्रेना को थोड़ा सा ब्लू मार्कर से बनाते हैं। ऐसे लगता है कि सिक्का के ऊपर सिक्का साजा गया है। ये आप क्लास 9th में पूरा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, लेकिन हम जानते हैं बहुत आपका याददाश्त तेज है, इसलिए कुछ भी याद नहीं रहता है, वो हमको पता है। तो ये जो है ग्रेना बन गया, समझ में आ रहा है, ये ग्रेना बन गया, याददाश्त तेज है इसीलिए नहीं याद है बस। अब ये ग्रेना 2 ठे 3 ठे हम बना देते हैं यहाँ पे। आप इसको बनाइए, आपको बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर, इसीलिए हम साथ साथ बनाते हैं, नहीं तो बना के ला देते, इसे स्लाइड में लगाना जरूरी क्या है बनाना। तो ये ग्रेना हो गया। आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी दे सकता है, वैसे देना नहीं चाहिए कहाँ से कि क्लास 9th का टॉपिक है, लेकिन बनाइए इसको समझने के लिए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आता है। तो ये बन गया। अब देखेंगे तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट, और ये जो है किससे जुड़ा होता है, लैमिले द्वारा जुड़ा होता है। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिला, स्ट्रोमा लैमिला इसको बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिला। ये जो है स्ट्रोमा लैमिला द्वारा जुड़ा होता है। अभी हम सबका जो है नामकरण करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें द्रव भरा होता है, हमको पता है, इसमें लिक्विड भरा होता है। अभी दिखाएंगे तो खराब लगेगा, इसीलिए नहीं दिखा रहे। अब इसमें से अगर हम एक जो देखिए, अभी पहले हम नामकरण कर देते हैं। ये क्या है, ये जो है क्लोरोप्लास्ट का आवरण है, यानी इसको लिख देते हैं सिंपल सा झिल्ली। झिल्ली कवरिंग है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। ये क्या है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इन सभी को मिला करके बोलते हैं एगो ग्रेना है, 1 ग्रेना। क्या है बाबू, एक ग्रेना है। इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिला, स्ट्रोमा लैमिले, लैमिले, ठीक, स्ट्रोमा लैमिले। और ये जो है जो खाली स्थान है, जो खाली स्थान है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या बोलते हैं बाबू, स्ट्रोमा, यानी खाली स्थान। मतलब इसमें लिक्विड भरा हुआ है, वैसे वैसे खाली स्थान है देखा जाए तो। अब देखिए ये एक ग्रेना है जो एक खंबे के आकार का जो हमको दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ था, तो क्लोरोप्लास्ट इन सभी कोशिकाओं में था, स्पंज पैरेन्काइमा और पेलिसैड पैरेन्काइमा। इसमें से एक क्लोरोप्लास्ट निकाले, उसको जूम करके देखे, जूम किए, फिर उसको काट के अंदर देख रहे हैं क्या क्या है। तो हमको दिखा कि काटे तो इसका डबल कवरिंग था, कटिए नहीं रहा था, काटे बढ़िया से डबल कवरिंग दिखा। फिर अंदर देखे तो ये क्या दिख रहा था, हमको ग्रेना दिख रहा था और हमको स्ट्रोमा लैमिले दिख रहा था, जिससे कि ग्रेना आपस में जुड़े हुए थे। ग्रेना, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जुड़ा हुआ था, एगो डंडी डंडी टाइप का स्ट्रक्चर था, उसको स्ट्रोमा लैमिले बोल रहे हैं। और जो खाली स्थान है उसको स्ट्रोमा बोल रहे हैं। स्ट्रोमा मतलब खलिया स्थान, सिंपल सा बात है, समझ में आया। अब ये जो ग्रेना है, एक ग्रेना में थैलेकाइंड होता है, मतलब ये सिक्के के तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है। लगता है एगो सिक्का दूगो सिक्का, जैसे बचपन में क्या करते थे, सिक्का साज साज के क्या बनाते थे, तजिया बनाते थे, कहते थे तजिया बन गया सिक्का साज के, समझते थे। देखिए वही यहाँ पे बन रहा है, बचपन का खेल खेल रहे हैं बस। ये जो है ग्रेना कैसे बना हुआ है, सिक्कों के तरह के स्ट्रक्चर को साज साज करके बनाया गया है, सिक्के के तरह संरचना को साज साज करके बनाया गया। अब ये जो है एक जो सिक्का है उसको हम बोल देते हैं थैलेकॉइड। क्या बोल देते हैं, थैलेकॉइड, थैलेकॉइड, ठीक, थैलेकॉइड। और ये एक थैलेकॉइड जो होता है इसमें भी मेम्ब्रेन होता है, ये भी जो है ढका हुआ है। मान लीजिए वो सिक्का है और उसके ऊपर पॉलीथीन का लेमिनेशन चढ़ाए हुए हैं, उस लेमिनेशन को हम क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। जैसे क्लोरोप्लास्ट के ऊपर कवरिंग है ना, वैसे ही थैलेकॉइड की कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। इसको क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बोलते हैं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक। अब ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो होता है ना, इसी मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल क्या है, एक केमिकल है, जैसे कपड़े होते हैं, कपड़ों पे डाई लगा दिया जाता है,
डाई तो कलर चढ़ जाता है, ब्लैक डाई लगा दिया जाएगा, कपड़ा ब्लैक हो जाएगा। वैसे क्लोरोफिल एक केमिकल है, डाई जो होता है, कलर जो होता है, केमिकल होता है। वैसे क्लोरोफिल एक केमिकल है जो कि थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में रहता है। जैसे कपड़ों के रंग में डाई रहता है, कलर रहता है, सेम वैसे ही थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या रहता है, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल छिपा रहता है। तो ये लुका के बैठा हुआ है। क्लोरोफिल कहाँ बैठा हुआ है, लुका के। कहाँ पे, तो देखेंगे पर्णमध्योतक कोशिका, यानी कि इस मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना है। ग्रेना में जो थैलेकॉइड नाम के स्ट्रक्चर हैं, थैलेकॉइड नाम के, उसके झिल्ली में ये छिप करके बैठा हुआ है। कौन, क्लोरोफिल। तो इतना अंदर जाके बैठा हुआ है, इसलिए हमको अभी तक क्लोरोफिल नहीं दिखा था। अब हम जब रिसर्च किए अच्छे से तो हमको ये क्लोरोफिल दिखने लगा। तो इसको हम हल्का सा मिटाते हैं और इसमें हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्लोरोफिल में लिखेंगे कि ये कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में हम लिख लेते हैं। थोड़ा सा मार्कर थोड़ा सा कम चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या लिखेंगे, पर्णमध्योतक कोशिकाओं में, पर्णमध्योतक कोशिकाओं में, पर्णमध्योतक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट इसको हरित लवक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू इसको, क्लोरोप्लास्ट जो संरचना है, इसको हिंदी में पूरा शुद्ध हिंदी बोलना है तो कहिएगा हरित लवक है। क्या है, हरित लवक है बस। पर्णमध्योतक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना लिखा है यार, ग्रेना हमारा भी दिमाग हुआ, लग रहा है याददाश्त हमारा भी तेज हो गया। ग्रेना नामक स्ट्रक्चर होता है, नामक संरचना होता है। जो भी हम देख रहे हैं बस वही लिख रहे हैं, कहीं भी नोट से नहीं लिख रहा है, वैसे ही आप भी लिख सकते हैं। संरचना उपस्थित होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेना नामक संरचना उपस्थित होते हैं जिसमें सिक्के के समान थैलेकॉइड नामक संरचना होती है। थैलेकॉइड नामक संरचना होती है, ठीक। ये एक थैलेकॉइड है, इसको एक सिक्का बना करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। ये क्या है, थैलेकॉइड। और इसके ऊपर एक झिल्ली है, इसे बना करके लिख लीजिएगा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक, कैसे लिख सकते हैं, नामक संरचना होती है जिसके ऊपर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल क्या होता है, उपस्थित होता है। क्लोरोफिल उपस्थित होता है। देखिए हम साथ आपके काहे लिखवाते हैं, ताकि आप हमारे साथ ही लिख सकें। आपको दिख नहीं रहा होगा यार, तभी से स्लाइड यहीं पे था। अब लिख सकते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं। हम साथ आपके इसीलिए लिखते हैं ताकि आप हमारे साथ लिखेंगे तो आपको जो है भीड़ नहीं पड़ेगा। भीड़ पड़ने का मतलब आलस नहीं आएगा अगर हम साथ लिखेंगे तो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं तो बाद में लिखते रह जाएंगे, ना लिखने से लिखाएगा, ना हमारा असकत कभी जाएगा। इसीलिए हम साथ लिखवाते हैं ताकि आप भी साथ लिखते चलिए। नहीं तो हम चाहें तो जैसे हम इमेज का स्लाइड दिखा रहे हैं वैसे ही सीधा स्लाइड लाते और आपको पढ़ाते चलते, ट्रिक करते चलते, होता है चलता, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्लोरोफिल उपस्थित होता है और ये क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल जो है यह जल के
अपघटन में सहायक होता है। अब कहेंगे कि जल का अपघटन कौन सी है, तो अपघटन का मतलब हम बताए थे बाबू टूटना। किसमें बताए थे, केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए हैं, वन शॉट भी उसका लेक्चर लिए हैं केमिस्ट्री का, और वो लेक्चर भी पढ़ा चुके हैं। तो आप देखेंगे तो उसमें हम बताए हैं कि टूटना, बिखरना, जैसे आप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो आप में क्या हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। आपके अंदर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, वियोजन अभिक्रिया, यानी कि अपघटन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। तो जल जब टूट जाता है, बिखर जाता है, तो उसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया हो गया। और जल को तोड़ना क्यों जरूरी है, देखिए प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, H2O प्लस CO2, यानी कि हाइड्रोजन जल और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। लेकिन ये अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, और रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए हम बताए हैं आपको क्या होना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारकों का बंध टूटना चाहिए, इनमें अपघटन होना चाहिए, उसके बाद नया बंध बनता है। रासायनिक अभिक्रिया की ये क्या है, विशेषता है, और ये विशेषता ये पालन करेंगे तो यही जल को भी तोड़ना पड़ेगा ना, क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, जल को भी तोड़ना पड़ेगा। तो जल को तोड़ने के लिए जो सहायक होता है वो क्या होता है, बेचारा जल का जो दोस्त है सबसे अच्छा क्लोरोफिल, वही क्या करता है, उसको तोड़ देता है, बिखेर देता है। जैसे आपका सबसे प्रिय मित्र जो है आपको तोड़ देता है, वैसे समझ सकते हैं। तो ये जो है क्लोरोफिल क्या करता है, जल अपघटन में सहायक होता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, बस इतना ही चीजें हमको क्लोरोफिल के बारे में पढ़ना था, और कुछ इसमें नहीं पढ़ना था। अब आगे चलिए, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सूर्य के प्रकाश के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, और उसके बाद पढ़ लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। हेडिंग लगाइए, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश क्या लगाएंगे, हेडिंग सूर्य का प्रकाश। ये क्यों जरूरी होता है, चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। जैसे मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, एलपीजी गैस जला के खाना बना रहे हैं, समझ में आता है, हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी जो है भोजन को लग रहा है, जिसकी वजह से भोजन पक जा रहा है। लेकिन ये पेड़ पौधों में प्रकाश की ऊर्जा कैसे ट्रांसफर हो रही है, इसके बारे में हम समझेंगे। इसमें सोलर पैनल तो लगा नहीं हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा, तो सूर्य का प्रकाश, पत्तियों में सोलर पैनल आज तक देखे हैं कहा, सूर्य का प्रकाश। अब ये सूर्य का प्रकाश जो है ना क्या करता है, समझिए, ध्यान से समझिए, अभी बोले हैं ना ध्यान से हमारी तरफ देखिए, बाद में उधर इधर उधर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं जाएंगे मना करने। पहले देखिए सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो होता है ये क्या काम करता है, प्रकाश संश्लेषण में एनर्जी देता है। कैसे देता है, क्या पत्तियों में सोलर पैनल है, कहीं सोलर पैनल देखे हैं पत्ती में, नहीं है। तो ये एनर्जी जो है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश एनर्जी का काम कैसे करता है, तो ये जो है क्या करता है, जल के अपघटन में सहायक होता है। अभी बोले हैं क्लोरोफिल सहायक होता है, यहाँ पे ये कैसे सहायक होता है, देखिए क्लोरोफिल जो है ना सोया रहता है, इसे जल आया गया कोई मतलब नहीं। जैसे आप अगर अन्हार है, अन्हार मुनार है, तो आप कोई आगे से कोई आएगा जाएगा कोई मतलब नहीं है, समझ में आ रहा है। और जैसे उजाला हो जाएगा, कोई आएगा, कौन है, कौन जा रहा है, देखेंगे नहीं। वैसे यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो है, जब क्लोरोफिल जल को तभी देखता है ना, जल को तभी देखता है जब सूर्य का प्रकाश आता है। देखने के लिए क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, जल का अपघटन करता है। लेकिन ये एक्टिव कब होता है, जब इस पे प्रकाश पड़ता है। तो जब क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में आता है, प्रकाश को एब्जर्व करता है, तो एब्जर्व करके सोख करके एक्टिव हो जाता है। वो पहले ऐसे सोया रहता है, यानी अनएक्टिव रहता है, जल आए जाए कोई मतलब नहीं है, ऐसे उंगाया रहेगा। लेकिन जैसे जल आएगा, पानी आएगा, क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा। पानी आया है तुरंत उसका अपघटन करेगा, और अपघटन करके क्या करा देगा, प्रकाश संश्लेषण करा देगा। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या करता है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल अणु को सक्रिय कर देता है। सक्रिय यानी एक्टिव, जैसे सोया रहता है क्लोरोफिल जाके जगा देगा सूर्य का प्रकाश, बस समझ सकते हैं। तो सक्रिय कर देता है, सक्रिय कर देता है।
जिससे क्लोरोफिल द्वारा जल का अपघटन होता है, जल का अपघटन हो जाता है। क्या करेगा क्लोरोफिल? जल का अपघटन कर देगा जब एक्टिव होगा तब। ऐसे सोया रहेगा तो कोई आ जाए, कोनो मतलब नहीं है। जगाने के लिए कौन चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो सूर्य का प्रकाश यही काम करता है। अब सूर्य का प्रकाश जो है वो भी कौन सा सूर्य का प्रकाश जो है उसको एक्टिव कर सकता है क्लोरोफिल को? तो उसका तरंगदैर्घ्य जो है 390 नैनोमीटर से कितना होना चाहिए? 780 नैनोमीटर तक। कितना होना चाहिए? 780। आपके एनसीईआरटी में तो दिया है इसको 760, तो आप 760 ही याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके एनसीईआरटी में इसको 760 किया हुआ है, ऐसे 780 तक चल सकता है। तो ये जो है 39 यानी कि 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक के प्रकाश को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर सकता है। कौन से प्रकाश को? ये क्या है? तरंगदैर्घ्य लैम्डा। अब इसका मतलब क्या है? ये सब लैम्डा उम्डा सब छोड़िए, बस समझिए ना, जिस प्रकाश को हम देख सकते हैं, सूर्य के प्रकाश को, जो 7 प्रकाश के कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं, उसको हम देख सकते हैं, विबग्योर को। उसी विबग्योर प्रकाश से ही जो क्लोरोफिल है वो एक्टिव हो सकता है, अन्यथा और कोई प्रकाश आएगा। मान लीजिए क्लोरोफिल पे एक्सरे डाले, कहेंगे ए क्लोरोफिल जग जग तुरंत जल को तोड़, नहीं तोड़ेगा। काहे नहीं तोड़ेगा? काहे से कि क्लोरोफिल जो है केवल विजिबल लाइट में एक्टिव होता है। ऐसे जो पराबैंगनी किरणें हैं और अल्ट्रावायलेट रे हैं, उनके प्रेजेंस में एक्टिव नहीं होता है क्लोरोफिल अणु, और वो क्या नहीं करेगा? अपना जो काम है वो नहीं करेगा, जल का विघटन नहीं करेगा। जल के विघटन के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल अणु को विजिबल प्रकाश चाहिए, विजिबल लाइट चाहिए, जो हम देख सकते हैं, जो 7 कलर के होते हैं। एक्सरे डालेंगे, चाहे रेडियो वेव डालें, चाहे इंफ्रारेड वेव डालें, कहें क्लोरोफिल उठ उठ जल आया तो उसको अपघटन करेगा? नहीं करेगा। काहे नहीं करेगा? काहे से कि उसको विजिबल लाइट में बस हम एक्टिव कर सकते हैं। क्लोरोफिल को हम बस विजिबल लाइट में ही एक्टिव कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीजें होती हैं। अब इसको आप चाहें तो ये जो है विजिबल लाइट का जो है वेवलेंथ है और कुछ नहीं है। आप कहेंगे कि जो पराबैंगनी किरणें हैं वो क्या क्या हैं? तो पराबैंगनी किरणों में आती हैं रेडियो वेव, और आती हैं रेडियो वेव, इंफ्रा वेव, ये सब आता है। वैसे देख लेंगे आप, प्रकाश का कुछ आता है स्पेक्ट्रम। हम इमेज भी डाउनलोड किए थे लेकिन स्लाइड में लगाना भूल गए हैं, इसलिए आपको नहीं दिखा सकते हैं उसका इमेज। तो आप चाहे तो जाकर के गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। अब इसको हम एंगस्ट्राम में बदल दे तो ये हो जाता है 3900 एंगस्ट्राम से लेकर के और कितना 7600 एंगस्ट्राम, 7600 एंगस्ट्राम। ये जो है दूरी का मात्रक है एंगस्ट्राम, और कुछ नहीं है। समझ में आया? तो 3900 एंगस्ट्राम से 7600 एंगस्ट्राम के लैम्डा तक के प्रकाश को ये ऑब्जर्व कर सकता है। तो चलिए लिख सकते हैं इसको, क्या लिख लेते हैं? यह क्या? प्रकाश संश्लेषण, ये पहला पॉइंट था। इसमें दूसरा पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण केवल दृश्य प्रकाश 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर, 760 नैनोमीटर के तरंगदैर्घ्य के प्रकाश में ही हो सकता है। ये तरंगदैर्घ्य लिख सकते हैं, इसको वेवलेंथ बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य। ठीक, दृश्य प्रकाश में होता है। पराबैंगनी या अवरक्त प्रकाश में, अवरक्त प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, इसे कैसे लिखते हैं यार, अभी भूल गए। संश्लेषण नहीं होता। ठीक,
इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया सूर्य का प्रकाश किस लिए जरूरी है, इसका काम क्या क्या है, ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। अब इसको हम मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहाँ से आता है, क्या करता है, क्या करता है, वो वही जो है कार्बन का स्रोत है पेड़ पौधों के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। इसको CO2 लिख लीजिएगा, CO2 कोष्टक में लिख लीजिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला। ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे कहाँ से लेते हैं, तो ये पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं, और ये जो है पेड़ पौधों के लिए कार्बन का मुख्य स्रोत होता है। देखिए जीवों में कार्बन जो है बहुत जरूरी है, सभी जीव जो हैं ज्यादातर कार्बन से ही बने हुए हैं, कार्बनिक पदार्थों से ही बने हुए हैं। हम हुए, चाहे आप हुए, चाहे कोई भी हुआ, कार्बनिक पदार्थों से ज्यादा बना हुआ है, कार्बन ज्यादा है हमारे अंदर। तो जीव जो है कार्बन चाहिए, तभी तो कार्बन से बने हुए हैं। उनकी वृद्धि होगी तो कार्बन चाहिए, मरम्मत होगा तो भी कार्बन चाहिए, कोई भी चीज जो शरीर में बनेगा वो कार्बनिक होता है ज्यादा, तो कार्बन चाहिए। तो कार्बन जो चाहिए वो कार्बन चाहिए वो कहाँ से आता है, तो पेड़ पौधे, स्थलीय पेड़ पौधे, स्थलीय पेड़ पौधे। इसको पहले यहां से लिखिए, ये लिखिए कि पेड़ पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए कार्बन का मुख्य स्रोत, कार्बन का स्रोत बस लिखिए, मुख्य छोड़ दीजिए, स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये जो है स्थलीय पेड़ पौधे, स्थलीय यानी जो जमीन पे रहते हैं, स्थलीय पेड़ पौधे, पेड़ पौधे वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कितना होता है वायु में, 0.036%। ये परसेंटेज आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, इतना परसेंट जो है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उपस्थित CO2 को अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं, जबकि जलीय पौधे किसके द्वारा अवशोषित करते हैं, पर्णरंध्र के द्वारा अवशोषित करते हैं, पर्णरंध्र के द्वारा अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं, ठीक। जबकि जलीय पेड़ पौधे कहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, जो जल में रहते हैं, जैसे कमल हो गया। अब कई पौधे जो होते हैं एकदम पानी में डूबे हुए होते हैं, आप कहेंगे कमल तो है ऊपर होगा ले ले, लेकिन कई पौधे जो हैं पानी में एकदम डूबे हुए होते हैं, तो वहाँ पे कहाँ से ये गैसें आती हैं, हमारे आसपास तो हवा है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ले लेंगे पौधे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं, जल में, तो जल में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक। एक और पॉइंट इसमें आप लिख लीजिएगा, दूसरा पॉइंट, कि मांसल पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, वो दिन के समय अपना रंध्र बंद रखते हैं और रात के समय क्या करते हैं, रंध्र को खुला रखते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए सामान्यतः जो पौधे होते हैं ना, दिन के समय अपने रंध्र को खुले रखते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, ताकि प्रकाश संश्लेषण हो सके। प्रकाश संश्लेषण होगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए ही रंध्र बना है। वो जो पत्तों के ऊपर छेद है, स्टोमाटा है, वो क्यों है, ताकि पत्ते जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से ले सकें। लेकिन जब दिन में बंद रहेगा, जब प्रकाश रहेगा, तभी जो है प्रकाश संश्लेषण होगा, कहाँ से, जो क्लोरोफिल अणु है तभी एक्टिव होगा। तो प्रकाश नहीं रहेगा तो ये एक्टिव ही नहीं होगा, इसलिए दिन में ही प्रकाश संश्लेषण होता है ज्यादातर।
अब होता क्या है, यहाँ तो सही है, हमारे यहाँ सही है, क्या है कि ज़्यादा ना गर्मी है ना ठंडा है, पेड़ पौधे क्या किए हुए हैं, रंध्र दिन में खोले हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद अपना भोजन बना लेंगे, प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे। लेकिन जो मांसल पौधे हैं, जैसे कि राजस्थान में रेगिस्तान में रहने वाले पौधे, उनमें इतना कड़कड़ाता धूप रहता है, बहुत तेज वहाँ पे धूप रहता है और गर्मी रहता है, जिसकी वजह से जितना वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे उससे ज़्यादा उनका जो जल हानि की क्रिया है वो हो जाएगी। जो पानी है वो ज़्यादातर भाप बन के उड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी की हानि होगी, जल की हानि होगी। और जहाँ वो पौधे हैं रेगिस्तान में, वहाँ पे पानी की कमी है, तो अब बताइए जिसकी कमी है उसको बर्बाद करेंगे तो चलेगा कैसे। तो इन पेड़ पौधों का डिजाइन प्रकृति ने ऐसे बनाया कि ये पेड़ पौधे रात को अपना रंध्र खोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ज़्यादातर देखे होंगे जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं उनकी पत्तियां मोटी मोटी होती हैं, नुकीली और मोटी होती हैं। क्यों होती हैं? ताकि उनमें जो वायु कोश है वो ज़्यादा रहे, इसी के लिए रहता है। समझ में आया? तो प्रकृति ने उनको ऐसे बनाया है कि वो रात को अपना रंध्र खोलें, स्टोमाटा खोलें और कार्बन डाइऑक्साइड को लें, फिर दिन में प्रकाश संश्लेषण करें और दिन में रंध्र को बंद रखें। तो क्या होता है कि मांसल पौधों में रात के समय रंध्र खुलते हैं। मांसल पौधों में रंध्र रात के समय खुलता है, रात के समय खुलता है, जिससे जल हानि की क्रिया कम तथा इनमें प्रकाश संश्लेषण रात में नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण कब होगा? प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बना देगा आपको PYQ में और पूछ देगा तो आप अटक जाएंगे, इसलिए इसको याद रखिएगा। इस पॉइंट को हम यहाँ पे इसीलिए नोट कराए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे किसके बारे में। तो अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में पढ़ लिए? सूर्य के प्रकाश के बारे में पढ़ लिए, क्लोरोफिल के बारे में पढ़ लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ लिए, जल के बारे में पढ़ लिए। जल के बारे में पढ़ना है, जल के बारे में पढ़ते हैं। H2O जल। जल के बारे में क्या लिखेंगे कि जल जो है पेड़ पौधे जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं और केशिकाओं द्वारा, उसके द्वारा जो हम बताए थे क्या होता है, अभी बता रहे थे, सिरा, मध्य सिरा और सिराओं द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। पेड़ पौधे जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करते हैं तथा यह सिराओं द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाता है। पत्तियों तक क्या होता है? पहुंच जाता है। पत्तियों तक पहुंच जाता है और क्या होता है? पत्तियों तक पहुंच जाता है और जो जल होता है इसी से ऑक्सीजन मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के समय जल के अपघटन से ही क्या होता है? ऑक्सीजन मुक्त होता है। वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त होता है। ये मार्कर खराब हो गया क्योंकि इसका इंक कल ही हम डाले थे, अभी ये ख़त्म हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया क्या? तो ये हो गया जल की आवश्यकता। जो भी है जल की आवश्यकता उसके बारे में हम पढ़ लिए। अब ये पेड़ पौधे जो हैं जड़ों द्वारा खनिज को भी अवशोषित करते हैं। तो जड़ों द्वारा जल यहाँ पे तीर लगा के लिख सकते हैं खनिज लवण तथा खनिज जैसे कि नाइट्रोजन।
खनिज को अवशोषित करते हैं और क्या करते हैं, पत्तियों तक पहुंचाते हैं। किसके द्वारा, तो शिराओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और ये मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं, ये तो हम जानते हैं। तो ये हो गया जल के बारे में। अब एक चीज होता है प्रकाशिक अभिक्रिया और एक होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। क्या होता है ये प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया? देखिए, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पत्तियों। पत्तियों में क्या होता है, जल का विघटन होता है और जल के विघटन के लिए ही बस प्रकाश जरूरी होता है। कहाँ से, क्लोरोफिल को एक्टिव होना है, किसके लिए, जल के विघटन के लिए। उसके बाद प्रकाश नहीं चाहिए। उसके बाद जो प्रकाश होता है वो डार्क रिएक्शन, जो प्रकाश में नहीं होता है अभिक्रिया, जिसको प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, उसको, उस पार्ट को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। तो जब जल का अपघटन हुआ उसको प्रकाशिक अभिक्रिया, और जब और सारी अभिक्रियाएं हो रही हैं उसको बोल रहे हैं डार्क रिएक्शन। मतलब कि जल के अपघटन के बाद जो रिएक्शन हो रहा है उसको डार्क रिएक्शन। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक जो है लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन, एक प्रकाशिक अभिक्रिया, एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, घबराइए नहीं, आज नहीं पढ़ने वाले हैं, लेक्चर लंबा हो जाएगा, आज पढ़ेंगे, ठीक। तो आशा है कि ये चीज़ें आपको जितना भी हम पढ़ाए हैं समझ में आया होगा। आप अच्छे से देखे होंगे, कंसंट्रेशन के साथ हमारी तरफ देखे होंगे। हम भी अच्छे लगते हैं, वो ऐसा नहीं है कि हम खराब हैं, अच्छे ही लगते हैं, कोई शक नहीं है, ठीक। तो आशा है कि आप जो है इन सभी चीज़ों को अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए जाकर डिस्क्रिप्शन में नोट डाउनलोड कर सकते हैं, रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम यहाँ पे नोट बनवाते हैं ताकि आप नोट कर सके साथ साथ हमारे। फिर भी आपको नोट्स चाहिए जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हैंड रिटन नोट्स, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।